भूगोल की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं प्रतिमा गौड़ आज आपको कक्षा 12 की दूसरी किताब भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था का भू संसाधन एवं कृषि का अध्याय का दूसरा पार्ट इस कक्षा में हम पढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं भू संसाधन एवं कृषि का अध्याय। भू संसाधन एवं कृषि के अध्याय में हमने जो पहले का भाग था उसकी हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसी अध्याय का आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो बाकी बचा रह गया है। इसके अंतर्गत आज हम तिलहन से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तिलहन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई तेल वाली फसल। इसके अंतर्गत कई खाद्यान्न फसलें आती हैं जिससे तेल निकाला जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख है सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली आदि से तेल निकाला जाता है। यह भारत के कुछ राज्यों में बोए जाते हैं, जैसे मालवा का पठार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में यह प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। इसी तिलहन वाली फसल के अंतर्गत आता है मूंगफली। मूंगफली भारत विश्व का 15% मूंगफली का उत्पादन अकेले भारत करता है। यह शुष्क प्रदेश की वर्षा आधारित खरीफ की फसल है जो भारत में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इसकी पैदावार होती है, जिससे तेल निकाला जाता है। जिन प्रदेशों में सरसों नहीं होता है तेल के लिए, उन प्रदेशों में मूंगफली से ही तेल का उत्पादन करते हैं और वही खाद्यान्न के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। तिलहन वाली फसल के अंतर्गत आता है तोरिया व सरसों। इसमें बहुत सारी तिलहन यानी कि तेल वाली फसलें शामिल हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया आदि। यह उपोष्णकटिबंधीय फसल है। इसका उत्पादन राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद है अन्य तिलहन वाली फसलें जिससे तेल निकाला जाता है। तेल यानी कि खाद्यान्न तेल, जिसमें आता है सोयाबीन और सूरजमुखी। यह दोनों ही भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। सोयाबीन ज़्यादातर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बोया जाता है। सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में बोया जाता है और इसी से खाद्यान्न तेल का प्रयोग किया जाता है। इस खाद्यान्न फसल के रूप में, खाद्यान्न जो तेल के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। भारतीय फसलों के अंतर्गत ही है रेशेदार फसलें। यह फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य कई प्रकार का सामान बनाने के लिए यह रेशा प्रदान करता है। कपास तथा जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसल है, जिससे कपड़ा और थैला बनाया जाता है। इसमें है, पहला है कपास, दूसरा है जूट। रेशेदार फसलों के अंतर्गत पहला है कपास। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। भारत का कपास उत्पादन में विश्व के चीन के बाद दूसरा स्थान है। कपास के 3 मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, तेलंगाना के पठारी भाग पर सम्मिलित है। भारत कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा है। कपास से ही सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं जो हम सभी के पहनने के लिए काम में आते हैं। महीन कपड़े बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग भारत में तथा भारत के दूसरे देशों में या अन्य देशों में भेजे भी जाते हैं, निर्यात भी किए जाते हैं। अगला है जूट। जूट का प्रयोग मोटे कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या थैले बनाने के लिए, बोरे बनाने के लिए, टाट और दरी बनाने के लिए या अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल इसके आसपास वाले क्षेत्र में तथा पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार व असम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र है। अन्य फसलों के अंतर्गत
गन्ना, चाय, कॉफ़ी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं जो इस प्रकार से हैं। इसे हम विस्तार से आगे पढ़ाएंगे। गन्ना गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोया जा सकता है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। पश्चिमी भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश गुजरात व महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सिंचाई वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। भारत में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल, हिमालयी भागों में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा बिहार के कुछ जिलों में की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 21.8% चाय का उत्पादन अकेले भारत करता है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। अगला है कॉफ़ी। चाय की ही तरह कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं: अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका। भारत उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3.7% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है कॉफ़ी उत्पादन में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में तथा पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। भारत का मानचित्र दिया हुआ है जिसमें कॉफ़ी और चाय दर्शाया गया है। आप चित्र को अपनी किताब से या इस वीडियो में देखकर अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। भारत में कृषि विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था जैसी थी, यानी कि जो कृषि थी स्वतंत्रता से पहले वो अपने लिए की जाती थी, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीवन व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए की जाती थी। परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। यह समय भयंकर अकाल व सूखे का साक्षी रहा। इस समय बहुत भयंकर अकाल और सूखा पड़ा, जिससे देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि, यानी कि जिस पे खेती होती थी, सिंचाई वाली भूमि थी, पाकिस्तान में चली गई। फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार तथा तत्कालीन उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। मतलब कि जब स्वतंत्रता हमें मिली उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो खाने वाले अनाज है उनका उत्पादन बढ़ाया जाए, जिसके निम्न उपाय अपनाए गए, जैसे व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों का उगाया जाना, कृषि गहनता को बढ़ाना तथा कृषि योग बंजर तथा पड़ती भूमि को कृषि भूमि में बदल देना, यानी कि परिवर्तित करना। जो भूमि बंजर पड़ी है, पड़ती पड़ी हुई है, खाली पड़ी है, उसमें जो है कृषि का उत्पादन किया जाना। भारतीय कृषि की समस्याएं, यानी कि हमारे भारत में कृषि में आने वाली कई प्रकार की समस्याएं हैं। कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। अतः देश की अधिकतर कृषि समस्या प्रादेशिक हैं तथा कुछ समस्याएं सर्वव्यापी, यानी कि सबके लिए हैं, पूरे देश के लिए हैं, जिनमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल हैं। इन समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार से है। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं।
अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, यानी कि सिंचाई पर निर्भर है कि जो खेती होती है सिंचाई के द्वारा उत्पादन हो जाता है। लेकिन जो बाकी फसलें हैं, फसलों का जो उत्पादन है प्रत्यक्ष रूप से मानसून पर निर्भर है, यानी कि वर्षा पर निर्भर होती है। जब वर्षा होगी तो कृषि होगी और वर्षा नहीं होती है तो कृषि नहीं होती, यानी कि इस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल, गेहूं, कपास व तिलहन की पैदावार अमेरिका तथा जापान से कम है, यानी कि भारत में जो पैदावार होती है गेहूं, चावल, कपास की और तिलहन मतलब वे फसल जिससे तेल निकाले जाते हैं, वे अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। क्यों कम है? क्योंकि भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता की बहुत कमी है। इसी कारण यहाँ पर उत्पादन कम होता है अन्य देशों की तुलना में। अगला है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। जो आधुनिक कृषि है उसमें पैसा अधिक लगता है, यानी कि धन अधिक आता है, जिसके कारण छोटे किसान, सीमांत किसान की कृषि बचत बहुत कम होती है। जो खेती होती है उसमें कम बचत कर पाते हैं या ना के बराबर ही कर पाते हैं। अतः वे सघन संसाधन की दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ होते हैं। अगला है भूमि सुधारों की कमी। इसके अंतर्गत अंग्रेजी शासन के दौरान, यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भारतीय कृषि के अंतर्गत 3 भू राजस्व प्रणालियों महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा जमींदारी में से जमींदारी तथा किसानों के लिए जो जमींदारी प्रथा थी वो किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी थी, यानी कि जमींदार किसान का अधिक शोषण करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों में प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए। अगला है छोटे खेत तथा विखंडित जोत। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत और हैं और लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। अगला है वाणिज्यीकरण का अभाव। अधिकतर किसान अपनी ज़रूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी ज़रूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है, यानी कि भारत के जो छोटे छोटे किसान हैं वो सिर्फ अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वही कृषि का में उत्पादन कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो अन्य प्रकार की कृषि है जिससे व्यवसाय किया जाए या उसको निर्यात किया जाए उसके लिए उसके पास भारतीय किसान के पास साधन संपन्नता नहीं है। अगला है व्यापक अल्प रोजगार। भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं करते हैं। अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, यानी कि बेरोजगारी बनी रहती है। थोड़े समय के लिए ही 4 से 8 महीने तक ही रोजगार मिल पाता है। अगला है कृषि भूमि का निम्नीकरण। कृषि में भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। यह गंभीर समस्याएं इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें मृदा यानी कि मिट्टी की जो उर्वरक
क्षमता है कम हो सकती है। यह समस्या विशेषतः सिंचित क्षेत्रों में अधिक भयावह होती जाती है। इस प्रकार यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगला वीडियो जो प्रश्न उत्तर का है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।